अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सेल स्ट्रक्चर के बारे में हमें क्यों पढ़ना है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। जो सेल है ये एक बैग ऑफ केमिकल्स है। इट्स अ बैग ऑफ केमिकल्स, इट्स अ बैग ऑफ ऑर्गेनेल्स, इट्स बैग ऑफ the material which helps in the continuity of our life. So on this basis, one of the famous definitions is that the cell is structural and functional unit of the life. So whatever structures are made inside our body or our bodies are made of, it is the structure contributed by the cell, and that structure contributes to the function of the cell, and hence we say it is the structural and functional unit of the life. So हम ये कहेंगे कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ इस वजह से है क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो सेल की वजह से बनते हैं, और जो फंक्शन होती है वो इन स्ट्रक्चर्स का इफेक्ट होता है। हम जब ये कहते हैं कि सेल्स हैं क्या, तो उसका डेफिनेशन हमने बता दिया कि दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। बट वेयर आर सेल्स फाउंड? जो सेल्स ऑर्गेनिज्म्स में होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं वो सेल्स के बने होते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स के दो टाइप्स हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की तरफ देखेंगे तो इट्स अ सिंपल सेल, it is prokaryotic, that is it is primitive in structure। अगर हम एक कंप्लीट सेल की बात करेंगे जो एवोल्यूशन में होते हुए चलते हुए इवॉल्व होके जो बनी है सेल, वो है यही प्रोकैरियोटिक सेल, जो एक सिंपल सेल है जिसके साइटोप्लाज्म में अगर हम सेल का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिंपल स्ट्रक्चर, तो ये साइटोप्लाज्म होता है। ये यानी कि एक ऐसी मेम्ब्रेन के अंदर इसमें जो फील्ड होता है, वो इस फील्ड के अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? वो एक क्रोमोसोम या डीएनए की शक्ल में होता है, या एंडोसोम्स जिनको हम बोलते हैं, वो भी इसमें होते हैं। तो इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इस वजह पे हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो सिंपल सेल्स होती हैं, इनमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। इसके बरअक्स अगर आप देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में, आप देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो कंट्रीब्यूट करता है पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कंट्रीब्यूट करता है एनर्जी ऑफ द सेल। इसमें हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो हम कहेंगे जो यूकैरियोटिक सेल होती है ये एक कंप्लीट सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं इन ही डेफिनेशंस के साथ। तो हम डायरेक्टली यूकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल को हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल हम यूकैरियोटिक सेल पे बात करेंगे, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने कहा कि ये एक कंप्लीट सेल है। तो यूकैरियोटिक सेल क्या है? ये यूकैरियोटिक सेल जो होती है, अगर हम एक यूकैरियोटिक एक सेल ड्रॉ करेंगे तो सेल में आप देखेंगे कि इसमें एक आउटसाइड एक बाउंड्री है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। So this plasma membrane is this plasma membrane, यही होती है this outer boundary which controls entry and exit of the materials inside of the cell। सेल के अंदर क्या जाएगा, सेल के बाहर क्या आएगा, तो वो यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करता है। तो हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अगर सिर्फ कहेंगे कि किसका बना होता है, तो हम कहेंगे कि ये ज़्यादातर लिपिड्स का बना होता है, लिपिड्स का बना होता है। सो ये लिपिड्स का बना होता है और इसमें प्रोटीन्स होते हैं,
इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती हैं। एंड अगर हम बात करेंगे सिंपल लाइफ एग्जाम्पल की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता क्या है, तो आप देखेंगे जो ग्लूकोज हम खाते हैं वो इस ग्लूकोज के लिए जो एक्सेप्ट करने वाली चीज़ होती है इस ग्लूकोज को, वो इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। तो वही इसको ग्लूकोज को अंदर जाने देता है और ग्लूकोज को बाहर आने देता है। और हम दवाइयाँ खाते हैं तो वो भी इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है सेल के अंदर। सो वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल्स इनटू एंड आउटसाइड द सेल। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फील्ड होता है यहाँ से यहाँ तक, जितना भी ये फील्ड है ऊपर से नीचे तक, इस फील्ड को हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो यू रिमेंबर दिस इज साइटोप्लाज्म। सो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? इट इज एक्चुअली अ फ्लूइड मीडियम वेयर द रिएक्शंस ऑकर। तो इसमें रिएक्शंस होती हैं, इसमें जितनी भी जो रिएक्शंस होती हैं तो वो कंट्रीब्यूट करती हैं, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो एंजाइम्स बाहर आते हैं, तो वो सब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जाते हैं। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक्चुअली सेल की वायबिलिटी को कंट्रोल करता है, यानी कि सेल को जिंदा रखने के लिए इस साइटोप्लाज्म की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस सेल के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस यूकैरियोटिक सेल को डिफाइन करती है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर होती है हमारी जो लाइफ है वो कंटिन्यू इस एक चीज़ की वजह से होती है जिसको हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। और जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो डीएनए इज आवर जेनेटिक मटेरियल, यानी कि हमारे जितने भी फीचर्स हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म के फीचर्स होते हैं, वो इसी डीएनए के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। सो वी कैन से न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। आगे जाएंगे, सेल ऑर्गेनेल्स को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि मेन सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं वो उनको हम देखेंगे। इफ वी लुक एट इट, फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। आखिर एक सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया स्पेसिफिक काम करता है तो उसकी वजह से एटीपी प्रोडक्शन होती है, और ये एटीपी ही हमें हमारी जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जो ज़रूरत होती है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोवाइड होती है। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देखेंगे तो इसमें होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ये दोनों हैं ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स को और ये प्रोड्यूस करते हैं लिपिड्स को। इसके साथ ही और एक स्ट्रक्चर काम करता है, वो है गोल्गी अपैरेटस। तो अगर यहाँ पे प्रोटीन प्रोड्यूस होता है तो गोल्गी अपैरेटस उस प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, फिर वो यही गोल्गी अपैरेटस को बाहर ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हम इसी के साथ और एक चीज़ को डिस्कस करेंगे तो वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द साइट्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वही होता है कि वो जिसके ऊपर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स आर प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी। तो ये जो प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी है वो यही राइबोसोम्स होते हैं। तो अगर हमें देखना होगा कि एक साथ कौन कौन काम करता है तो वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस और ये राइबोसोम्स। ये इन टैंडम काम करते हैं टू मेक प्रोटीन फॉर आवर बॉडी। तो यही तीन एक्चुअली में सेल के स्ट्रक्चर्स को मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रक्चर। सो अगर अब आप पिछली डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे, सो व्हाई इट्स कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ इज बिकॉज ऑफ दिस। सो प्रोटीन्स की वजह से फंक्शन भी होता है तो फंक्शनल यूनिट है। तो डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस यहाँ पे अलग से मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हियर आई विल
मेंशन न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस को पिछली स्लाइड में मैंने बताया कि न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। तो वो क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल को रखते हैं और हम समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस कितना ज़रूरी है। मैंने पहले ही बताया कि न्यूक्लियस जो है इसमें है डीएनए होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। तो वो जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो जनरेशन्स में जितनी भी जो फीचर्स हमारे होते हैं, हाउ आवर आइज लुक, हाउ आवर ईयर्स लुक, ये सब डीएनए में स्टोर इंफॉर्मेशन होती है। सो इट इज इंफॉर्मेशन स्टोर हाउस ऑफ द सेल न्यूक्लियस। प्लास्टिड्स प्लांट्स में होते हैं प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स। इनका काम होता है प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट्स की साइट्स होती हैं तो फोटोसिंथेसिस में काम आती हैं। वैक्यूल्स जो हैं ये स्टार्च को स्टोर करते हैं। जो एनर्जी नीड्स ऑफ दिस प्लांट जो होती हैं वो उनको क्या करता है, वो उनको पूरा करता है। इसमें और एक चीज़ रह गई वो है लाइसोसोम्स। बॉडी चूँकि हर कोई चीज़ जो है उसकी अपनी लाइफ स्पैन होती है, उसकी अपनी शेल्फ लाइफ होती है। तो सेल के अंदर भी नेचर ने ये चीज़ रखी है कि इसमें जो ऑटोमेटिक डाइजेशन होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली सुसाइड होना चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए वो चीज़ जो बॉडी में अनवांटेड हो, तो उसके लिए लाइसोसोम्स होते हैं। आगे हम जाएंगे। इनको अगर हम कंपेयर करेंगे, समराइज करेंगे, तो प्लांट सेल्स में एक सेल वॉल होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, और एनिमल सेल होती है इसमें सेल वॉल नहीं होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होते एनिमल्स में। और इसी वजह से प्लांट्स जो है इनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं और ये है एनिमल सेल्स होती हैं इसी प्रोड्यूस को कंज्यूम करने वाले। तो हमें यहाँ दो चीज़ें पता चली कि ये जो सेल वॉल क्लोरोप्लास्ट्स हैं इसकी वजह से, सॉरी नॉट सेल वॉल बट जो क्लोरोप्लास्ट हैं इसकी वजह से एनिमल्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। तो देयर आर एक्सेप्शंस आल्सो, देयर आर दोज विच डू नॉट यूज लाइट टू प्रोड्यूस, राइट। सो वो एक अलग टॉपिक है। तो एक छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल्स में, लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है इसमें डीएनए की जेनेटिक मटेरियल में डीएनए जो बनता है क्रोमोसोम्स से। तो क्रोमोसोम्स के एक बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, उसको सेंट्रियोल कहते हैं। तो सेंट्रियोल्स इसमें होते हैं और वो कंट्रोल करते हैं डीएनए के इसमें जो डिवीजन होता है। जो अगर हम सेल डिवीजन की बात करेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेंट्रियोल्स। तो अगर हम कंक्लूड करेंगे, what we said earlier is the cell is structural and functional unit of the cell. So अगर हम ओवरऑल देखेंगे, सेल्स प्रोटीन्स बनाते हैं, सेल्स डीएनए बनाते हैं, सेल्स लिपिड्स बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो बन जाती हैं ये है इट मेक इट एज ए मिनिएचर फैक्ट्री। सो अगर हम देखेंगे कि पूरी जो लाइफ है वो इस सेल एक छोटे से इस स्ट्रक्चर में हमें पूरी लाइफ दिखाई देती है। हर किसी ऑर्गेनील को एक स्पेसिफिक रोल होता है और ये जो तमाम ऑर्गेनील्स होते हैं ये एक दूसरे के रोल को सपोर्ट करते हैं सो दैट आवर लाइफ इज सस्टेन्ड, ऑर्गेनिजम्स आर सस्टेन्ड, इकोसिस्टम इज सस्टेन्ड। So it's important for us कि we understand cell structure so that we can understand what life is. Thank you very much.